Hello children. In previous lecture we started chapter number 2 in geography. पिछले टर्म पे हमें आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का। और आपको जैसा पता होगा कि आपका रिजल्ट आपके पास पहुंच चुका है, मार्कशीट वगैरह। उसमें जो आपके एसएसटी के मार्क्स हैं या किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम थी कि सर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम, तो हम लोगों ने काफ़ी रीचेक किया है। रीचेक करने के बाद आपके जितने सही क्वेश्चंस थे उस पर हम लोगों ने मार्क्स दे दिया है। यानी जितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए वो मिल चुका है। सारा स्पेलिंग हम लोग देखा, अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी रहा है तब भी हम लोगों ने उसमें नंबर दे दिया है। आपने सेंटेंस फॉर्म किया था उस पर भी हम लोगों ने नंबर दिया है अगर आपका सही हुआ होगा सेंटेंस तो। बाकी जहाँ जहाँ भी रॉन्ग आंसर चेक किया गया था कंप्यूटर के द्वारा उस सब में हमने करेक्ट किया उसको और आपके नंबर्स को दिया है। ये केवल एसएसटी की ही नहीं, सारे सब्जेक्ट की बात है। हर एक सब्जेक्ट में आपको मार्क्स दिया गया है। तो जो आपका मिला है मार्क्स यही आपका ओरिजिनल मार्क्स है, इतना ही मार्क्स आप पाए ही हैं। इसके बावजूद अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं सर मेरे और मार्क्स होने चाहिए, कहीं ना कहीं थोड़ा मिस जरूर है, तो आप घबराइए मत। ये तो बस प्री क्वार्टरली एग्जाम का रिपोर्ट था। जब आपका रिपोर्ट आगे बनाया जाएगा तो उस रिपोर्ट में अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चंस निकाल के, हम लोग के पास तो क्वेश्चन आंसर भी है, तो क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे और आपका आंसर दिखाएंगे। अगर तब भी लगता है कि आपका आंसर सही है तो हम फिर से आपके मार्क्स को ऐड कर देंगे। कंप्यूटर में ही सही करना है तो कंप्यूटर में हम लोग वो मार्क्स आपका बढ़ा देंगे। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए। एग्ज़ाम हो चुका है, अब आगे की तैयारी कीजिए नेक्स्ट एग्ज़ाम की। अभी तो आपके ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे। सितंबर अक्टूबर में स्कूल खुलने के चांस है, लेकिन जब तक आ ना जाए डिसीजन तब तक कुछ कहा ही नहीं जा सकता। पहले डिसीजन एक बार आ जाए तो हम लोग उसका वेट नहीं करते हैं और अपने टॉपिक को आगे स्टार्ट करते हैं। आपको पिछले टर्म पे आपके एडवाइजरी बताए भी होंगे कि आपका मंडे से आपकी कॉपी मिल रही है। मंडे टू फ्राइडे मिलेगा कॉपी, मतलब हमेशा मंडे टू फ्राइडे मिलेगी कॉपी 9 बजे से 4 बजे के बीच में। तो आप कॉपी ले लीजिए क्योंकि अब आपके जो नोट्स बनवाए जाएंगे वो कॉपी में बनवाए जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी में इसे आप डायरेक्ट लिखिए क्योंकि जिस दिन हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपकी कॉपी को मंगाऊंगा एसएसटी के और सारे टॉपिक चेक करूंगा कि आपने वैसे उसे लिखा है कि नहीं। अगर आपने लिखा नहीं होगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए अब जो नोट्स आपको बनवाया जा रहा है इस नोट को आप फेयर पे बनाइए, यानी जो स्कूल से कॉपी मिल रही है उस पे आप लिखिए। बाकी जिस दिन हमारी मुलाकात होगी मैं आपके सारे नोट्स को चेक कर लूंगा, देख लूंगा उसमें कहाँ आपने गलती किया या क्या नहीं किया है। क्लियर? तो आज से आप नोट बनाइए। इसलिए आपके चैप्टर नंबर 2 जो मैंने ज्योग्राफी का स्टार्ट किया था वो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि पिछले टर्म पे मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा भी दिया था। लैंड यूज ये सब टॉपिक पढ़ा दिया था, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको मुझे नोट्स देना है तो उसका आज मैंने नोट्स बना लिया है, तो आप नोट लिखिए। क्लियर? तो आपका मैंने स्टार्ट किया था लैंड। जेटा आपका चैप्टर का नाम है लैंड वाटर सॉयल। ठीक है, आगे आपका नेचुरल वेजिटेशन है, इसी में वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। काफ़ी बड़ा नाम है, मैंने छोटा सा ही लिख दिया क्योंकि पिछले टर्म पे मैंने चैप्टर का नाम आपको बताया भी था। तो आइए स्टार्ट करते हैं और उसमें पहला टॉपिक लेते हैं और वो टॉपिक है आपका लैंड। क्लियर? तो आपको पता ही होना चाहिए आपको पूरे अर्थ पे 70% अर्थ पे केवल वाटर है। क्लियर? तो वही लिखा गया है लैंड कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी टोटल अर्थ पे मात्र 30% एरिया ऐसा है जो आपका लैंड है, बाकी 70% क्या है, केवल यहाँ वाटर ही वाटर है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर 70% वाटर है तो फिर ये वाटर का एक्सपेंशन हो जाएगा, ये लैंड भी कवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल नेचर अपने आप को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार की वो व्यवस्था ही की है, इस प्रकार का अरेंजमेंट ही किया है। 70% पे वाटर है उससे आपको कोई नुकसान नहीं है क्योंकि 30% जो आपका लैंड एरिया है ये उसके बैलेंस कर देता है। ठीक है? तो 30% of the total area of Earth's surface, all part of the land are not habitable। habitable का अर्थ मीनिंग पिछले टर्म पे समझाया था। habitable मीन्स क्या होता है, रहने के लिए अच्छी जगह है, रहने के लिए जो होना चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, इस तरह के एरिया को हम लोग कहते हैं habitable। क्लियर? तो इसमें जो आपका ऑल पार्ट ऑफ लैंड आर नॉट है, ये पूरा जो 30% एरा भी है, ये 30% एरा रहने के लिए भी अच्छा नहीं है। अनइवन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का अर्थ जो है मैंने समझाया, टोपोलॉजी में क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर का भाग। तो अनइवन टोपोलॉजी, पूरी जमीन समतल तो है नहीं, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। स्टीप स्लोप ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स भी आप देखते हैं कई सारे उसमें स्टीप स्लोप होते हैं। लो लाइंग एरिया, कुछ नीचे दबे हुए एरिया होते हैं। सक्सेबल टू वाटर लॉगिंग, जहाँ वाटर वगैरह भी बहुत सब कुछ होते हैं। कुछ
रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं यूनिहाइबिटेड, यानी ये ऐसे एरिया होते हैं जो रहने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यानी 30% लैंड एरिया जरूर है, लेकिन वो 30% लैंड एरिया पूरी तरह रहने के लिए है, ये भी करेक्ट नहीं है। उसमें कई सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां इंसान नहीं रह पाता। अनइवन टोपोलॉजी उसमें है, आपके माउंटेन्स हैं, कहीं लो लाइंग एरियाज हैं, कहीं वाटर वाला एरिया है, तो कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां इंसान रह नहीं पाता। सेकंड पॉइंट है इसका 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसमें जो 90% पॉपुलेशन, 100% पॉपुलेशन अगर मानते हैं तो उसमें से 90% पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% लैंड एरिया। ठीक है, तो जो 90% पॉपुलेशन है वो इस 30% एरिया में, मात्र 30% एरिया में रहते हैं। बाकी 70% जो लैंड है वो अनहैबिटेट है, यानी रहने के लिए नहीं है। यानी 30% को अगर मैं 100% मान लूं तो उस 100% पे मात्र 30% रहने के लिए है, बाकी 70% अनहैबिटेट है, यानी वो रहने के लिए उपयुक्त नहीं। क्लियर? तो ये रहा आपके लैंड के बारे में। क्वेश्चन बुक पूछेगा, सिंपल पूछ देगा डिफाइन लैंड, या टेल मी अबाउट समथिंग, टेल मी अबाउट लैंड, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो पूछ सकता है कि लैंड के बारे में आप कुछ कीजिए, या लैंड के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए। क्लियर? सेकंड जो इसका हेडिंग है वो हेडिंग है लैंड यूज। ये जो 30% एरा है, 30% जो आपका लैंड है, इसका हम यूज किस रूप में करते हैं, आइए उस पॉइंट को देखते हैं। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। आप जानते हैं ये लैंड कई पर्पस के लिए यूज होता है। सच है, जैसे किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंड का, आप जानते ही हैं सबसे ज़्यादा यूज एग्रीकल्चर का होता भी है। क्लियर? नेक्स्ट वन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आप जानते ही हैं, जंगल वगैरह जो फॉरेस्ट स्टेब्लिश किए जाते हैं। माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म पे इसको एक्सप्लेन भी किया था। लैंड में बहुत सारा ऐसा एरिया है जहां आप मेटल्स प्राप्त होते हैं, और मेटल्स प्राप्त होने के लिए वहां क्या किया जाता है? माइनिंग किया जाता है। क्लियर? तो बहुत सारा लैंड आप एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, बहुत सारा फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, रोड्स के लिए, एंड सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए। ये सारा जो एरिया है दिस इज कॉल्ड लैंड यूज। यानी लैंड का यूज़ हम विभिन्न डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, फॉरेस्ट्री के लिए हो, या फिर इंडस्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए हो। इस प्रकार हम लैंड का यूज़ करते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट है द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर। हाँ, आप लैंड किस रूप में यूज कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर फॉरेस्ट्री के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर माइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये लैंड फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी वहाँ के फिजिकल फैक्टर क्या है उस पे ये डिपेंड करता है कि उस लैंड का यूज हम किस रूप में करेंगे। कौन कौन से फिजिकल फैक्टर हैं? सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, यानी वहाँ का सॉइल किस प्रकार का है। क्लाइमेट, वहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार है। मिनरल्स, मिनरल्स किस प्रकार के वहाँ मिल रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाटर, वहाँ वाटर का है या नहीं है, व्यवस्था है वाटर की या नहीं। तो ये सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आप लैंड का यूज किस प्रकार और किस रूप में कर रहे हैं। बाई चांस सॉइल वहाँ अच्छा खासा फर्टाइल सॉइल है, वाटर वहाँ अच्छा खासा है, तो वो क्या होगा? एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होगा। कोई ऐसा लैंड है जहाँ वाटर उतना नहीं है, वो मिनरल्स वहाँ बहुत सारे मिलने के चांसेस हैं, तो किस रूप में होगा? माइनिंग के रूप में यूज़ होगा। तो अलग अलग जो लैंड है वो अलग अलग फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, और फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड होने की वजह से हम बता सकते हैं कि उस लैंड का यूज़ हमें किस रूप में करना है। क्लियर? आगे हेडिंग, आगे नेक्स्ट है ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लैंड यूज पैटर्न। हाँ, इतना ही नहीं, केवल यही फिजिकल फैक्टर नहीं है, बल्कि दो चीजें और हैं जिस पे वो लैंड डिपेंड करता है, और वो है पॉपुलेशन पे और टेक्नोलॉजी पे। पता चला पता चला आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और आप वहाँ माइनिंग करने लगे, तो वो करने का कोई मीनिंग नहीं है। यानी जब तक आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी तब तक उस लैंड का आप यूज़ किस रूप में करना है ये आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, पॉपुलेशन डिपेंड करता है। अगर वहाँ पॉपुलेशन कम है तो आप उसका लैंड का यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है उस लैंड का यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये दो और फैक्टर हैं ऊपर फिजिकल फैक्टर्स के अलावा, ये दो फैक्टर है। पॉपुलेशन अच्छा खासा होगा तो पता चला अगर फर्टाइल लैंड है तो वहाँ क्या होगा? एग्रीकल्चर अच्छा खासा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन होने की वजह से आराम से उसकी सब कुछ कर लेंगे। वहाँ पे जो एक
जो आप ग्रेन्स प्रोडक्शन के प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं वो सब कुछ पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो इन फिजिकल फैक्टर के अलावा दो और पॉइंट है, वो ह्यूमन फैक्टर कहलाते हैं, दैट इज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। पूछ लेगा व्हाट इज द ह्यूमन फैक्टर, तो क्या होगा उसमें दो है, पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। तो ये दो हेडिंग तो मैं पिछले टर्म पे ही आपको पढ़ा दिया था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि आपको नोट डाउन करना है, एक सारा नोट बनाना है इन सब का, तो इस तरह आप नोट उसका बना सकते हैं। हेडिंग लीजिए लैंड, लैंड के दो पॉइंट को समझाइए, लैंड यूज इसके दो पॉइंट को समझाइए। लेक्चर को आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका देखते हैं प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। तो आपको पता होना चाहिए लैंड के दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक क्या होता है प्राइवेट लैंड और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। यानी कुछ वैसे सब पूरा लैंड तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट को जब जरूरत होती है वो हमारे लैंड को ले सकते हैं, बदले में क्या करते हैं जितना आपका लैंड लिया उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा खासा पैसा और कुछ अन्य फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि उस लैंड की ज़रूरत गवर्नमेंट को नहीं होती, उस लैंड की ज़रूरत इंडियन डेवलपमेंट को होती है। यानी इंडिया को कभी डेवलपमेंट हो पाएगा जब वहाँ अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट उस लैंड को ले लेता है और लैंड का यूज़ करता है। ठीक, लेकिन कुछ ऐसे लैंड है जिन्हें कुछ लोग का पर्सनली होता है, जिसमें हम लोग खेती वगैरह करते हैं। तो जो लैंड किसी इंसान का पर्सनल हो यानी इंडिविजुअल वो लैंड उसी का हो, उन्हें कहते हैं प्राइवेट लैंड। क्या कहते हैं प्राइवेट। लेकिन जो लैंड कम्युनिटी का हो यानी समुदाय का हो, जैसे आपका पिच हो गया, कोई क्रिकेट स्टेडियम वगैरह हो गया, कोई पार्क हो गया, या फिर कोई पिकनिक स्पॉट हो गया, तो कुछ ऐसे लैंड्स होते हैं जो कम्युनिटी के लिए होता है ना कि इंडिविजुअल होता है, तो ऐसे लैंड को क्या कहते हैं कम्युनिटी लैंड। वही हेडिंग है आपका प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट लैंड क्या होता है किसी एक इंसान का होता है। आप देखते हुए आपके भी कुछ लैंड होंगे जहाँ आपके घर स्टेब्लिश है, आपकी खेती वगैरह होती है, तो क्या होता है ये होते हैं प्राइवेट लैंड जिसपे किसी एक ही इंसान का अधिकार होता है। वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी। लेकिन कम्युनिटी लैंड क्या होता है ये किसी कम्युनिटी का होता है, ना कि किसी प्राइवेट इंसान का, ना कि किसी इंडिविजुअल इंसान का। फॉर कॉमन यूज, वो क्या होता है कॉमन यूज के लिए होता है। लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फॉडर मीन्स क्या होता है चारा, क्लियर, फॉडर चारा, जहाँ चारा वगैरह बनाया जाता प्रोड्यूस किया जाता है। तो कुछ ऐसे लैंड होते हैं जो कम्युनिटी का होता है ना कि किसी इंडिविजुअल का, वैसे लैंड कम्युनिटी लैंड कहलाते हैं। जो कलेक्शन ऑफ फॉडर पर्पस के लिए यूज होता है, फ्रूट्स के लिए यूज होता है, हाउस के लिए यूज होता है, क्लियर। These common land are called common property resources। इसी कम्युनिटी लैंड को भी हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहते हैं। यानी कम्युनिटी लैंड का दो नाम है, एक तो कम्युनिटी लैंड ही और दूसरा इसी को क्या कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पूछ लेगा क्वेश्चन व्हाट इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, तो आप डिफाइन कर लीजिएगा वही डिफिनेशन कम्युनिटी लैंड वाला ही। यानी ऐसा लैंड जो कम्युनिटी के लिए हो ना कि इंडिविजुअल के लिए हो, ऐसे लैंड क्या होते हैं कम्युनिटी लैंड, क्लियर। तो आपने लैंड देखा, लैंड यूज देखा, लैंड के दो टाइप्स होते हैं उसे आपने देखा, आगे बढ़ते हैं, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है डिप्लीशन ऑफ लैंड। डिप्लीशन क्या होता है जब किसी का यूज आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, आज यूज किया फिर यूज किया, लगातार आप उसकी यूज करते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसकी क्या हो गई प्रोडक्टिविटी कम हो गई, यानी भविष्य में वो धीरे धीरे खत्म होने लगे, तो उसे हम कहते हैं डिप्लीशन, यानी उसकी कमी हो गई। जैसे हम लोग क्या मशीन वगैरह का भी बहुत यूज करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि मशीन क्या हो जाता है खराब हो जाता है, तो क्या होगा उसे हम कहते हैं मशीन डिप्लीशन ऑफ मशीन, यानी उसका क्षरण हो जाना, खत्म हो जाना, खराब हो जाना या उसकी यूजेस कम हो जाना, क्लियर। तो डिप्लीशन ऑफ लैंड में देखते हैं पीपल एंड देयर डिमांड, ये क्यों कम हो रहा है लैंड, क्यों डिप्लीट हो रहा है वो देखते हैं एक्सप्लेन करके। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे लोगों की डिमांड्स क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। लोग चाह रहे हैं भैया मेरे पास घर हो जाए, मेरे पास जमीन हो जाए, हमारी लाइफ सेटल हो जाए। किसी के पास एक घर है तो वो चाहता है दो घर हो जाए, दो है तो तीन होता है, तो क्या करता है जैसे जैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं वैसे वो और लैंड की चाह कर रहा है कि मेरे पास और लैंड हो जाए। चलिए अच्छी बात है आपको और लैंड चाहिए, लेकिन लैंड तो कम मिलेगा ना जहाँ लैंड हो। ऐसा तो है नहीं कि भगवान क्या करेगा एक अर्थ बना दिया तो लो भैया इंसान में एक और अर्थ बना दे रहा हूँ तुम लोग उसको ले लो, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास क्या है लैंड लिमिटेड है लेकिन लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं। पीपल स्टार्टेड इन वॉचिंग द कॉमन लैंड।
तो पीपल क्या कर रहा है, जो लैंड पा रहा है उसको इंक्रोचिंग क्या होता है, उसको घेराव कर लेना। उस जमीन को क्या कर रहा है, घेराव कर रहा है कि इस जमीन का मैं यूज करूंगा, इसके अलावा और कोई यूज नहीं करेगा। फॉर कमर्शियल एरिया किस रूप में यूज कर रहा है, फर्स्ट वन, फॉर कमर्शियल एरिया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरिया। जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ लोग लैंड को ले रहे हैं किसके लिए, कमर्शियल एरिया। उसको कमर्शियल एरिया बनाने के लिए, यानी अपने बिजनेस के लिए, अपने इंडस्ट्री के लिए, जो अर्बन एरिया है वहाँ के लैंड को इस रूप में लिया जा रहा है। सेकेंड वन, टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। बात रूरल एरिया की करते हैं, तो रूरल एरिया में क्या है भैया, एग्रीकल्चर के लिए लोन लैंड ले रहे हैं। यानी अर्बन में कमर्शियल पर्पज के लिए, और विलेज में रूरल एरियाज के लिए वो लैंड क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, लैंड को इंक्रोचिंग कर रहे हैं। ठीक, लैंड अगर आप इंक्रोचिंग करेंगे तो क्या होगा, लैंड पे आप फैक्ट्री बना रहे हैं या एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं, तो जो लैंड बचे हुए हैं, यानी जो लैंड नेचर को मेंटेन बैलेंस किए हुए, उसमें क्या हो जाएगा, इधर उधर थोड़ा कंट्राडिक्ट होने लगेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया, लैंड जो खाली पड़े हैं, जैसे नदी के किनारे का एरिया हो गया या और एरिया जो खाली पड़े हैं, नेचर क्या करता है, वो बैलेंस करता है। यानी 70% अगर वाटर है तो 30% लैंड ऐसा होना चाहिए जो उसे बैलेंस कर सके। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपकी ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ रही हैं, आप लैंड को एक्वायर कर ले रहे हैं। तो लैंड को जब आप एक्वायर कर लेंगे तो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और बैलेंस बिगड़ने से क्या होगा, क्लाइमेट कहीं ना कहीं उससे कंट्राडिक्ट होगा, दुष्प्रभावित हो जाएगा क्लाइमेट। और क्लाइमेट बैलेंस अगर नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका नतीजा क्या होगा, अच्छा खासा आपके यहाँ फ्लड आएगा, लैंडस्लाइड्स आएंगे, सॉइल इरोजन होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे अगर इस प्रकार लैंड लोगों के द्वारा एक्वायर्ड होता चला जाएगा तब। ठीक, तो डिप्लेशन ऑफ लैंड क्या होता है, लोगों जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, लोग की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, लोगों की ज़रूरतें की वजह से जो लैंड जो नेचर ने बैलेंस करने के लिए खाली छोड़ा है, क्या करते हैं, उसको एक्वायर्ड करके हम लोग नेचर के बैलेंसिंग पावर को ख़त्म कर देते हैं, और उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्लियर, उसका परिणाम क्या होगा, अगर हम लोग लैंड को ऐसे ही एक्वायर्ड करते रहें, नेचर के बैलेंस को हम लोग बिगाड़ते रहें, तो इससे क्या होगा, लैंड डिग्रेशन। डिग्रेशन मीन्स क्या होता है, डिग्रेड करना होता है ना। कोई टॉप करता है तो क्या करते हैं, उसे बढ़िया ग्रेड देते हैं, कोई और कमाए तो उसका ग्रेड धीरे धीरे कम होता है, तो उसे हम कहते हैं डिग्रेड करना। क्लियर, तो लैंड जो ग्रेड हम लोग दिया था लैंड को, कि मतलब आपके यहाँ अच्छा खासा ये फर्टाइल लैंड है, ये वो है, तो उससे क्या होता है, डिग्रेड हो जाना, यानी उसकी वैल्यू को धीरे धीरे कम हो जाना। लैंडस्लाइड आप जानते ही हैं, अगर इस प्रकार हम लोग लैंड को एक्वायर्ड करते रहें, यानी नेचर के बैलेंस को हम लोग बिगाड़ते रहें, तो उसका रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होगा। और वो रिजल्ट खतरनाक कैसे होगा, लैंड डिग्रेशन के रूप में, लैंड स्लाइड्स के रूप में, सॉइल इरोजन के रूप में, डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, यानी धीरे धीरे एरिया का डिजर्ट बन जाना। डिजर्ट आप समझती हो, जब बारिश कम होती है तो क्या होता है, वो एरिया डिजर्ट हो जाता है। क्लियर, तो ये डिजर्टिफिकेशन होता है, यानी बारिश कम हो जाएगी तो लैंड या डिजर्ट जैसा हो जाएगा। क्या होता है, हमें लैंड की ज़रूरत है की वजह से हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट लेते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, यानी फॉरेस्ट को ख़त्म करने लगते हैं। और फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो आप जानते ही हैं, ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रेंज उससे इफेक्ट डालेगा, और रेंज धीरे धीरे कम हो जाएंगे। क्लियर, तो ये होता है डिजर्टिफिकेशन, यानी बारिश कम होने की वजह से धीरे धीरे लैंड का डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाना। और द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लैंड यूज, यानी लोग जैसे जैसे लैंड यूज जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, वैसे वैसे इसका प्रभाव इन्वायरमेंट पड़ रहा है, और इन्वायरमेंट पड़ने की वजह से ये सारा लैंड इस रूप में यूज हो रहा है। तो ये रहा आज आपका टॉपिक। आज आपने देखा लैंड क्या होता है, लैंड का यूज़ हम लोग किस प्रकार करते हैं, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड आपने देखा, डिप्लेशन ऑफ लैंड देखा, और डिप्लेशन ऑफ लैंड से किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, किस प्रकार का डिसएडवांटेज हो रहा है, वो आपने देख लिया। हम लोग क्या करते हैं, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ क्या करते हैं, इरिगेशन का कोई वही नहीं है, पंपिंग सेट वगैरह है नहीं, इरिगेशन हो नहीं पा रहा वहाँ पर, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खासा हम लोग वहाँ लैंड पे अच्छी खासे पानी का कंजम्पशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बूटोल वगैरह लगा के पानी का अच्छा खासा कंजम्पशन करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो वाटर का लेवल है लैंड पे, वाटर का लेवल धीरे धीरे और अंदर होता जाएगा। पता चले
एक साल बारिश ही नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, आप तो अब बारिश हुई नहीं तो क्या हुआ, लैंड का जो पानी है वो और अंदर चला गया, तो आपके बुटवल या आपके पंपिंग से उस वाटर को बाहर नहीं ले आ पाएंगे और इससे बहुत बड़ा अकाल पड़ जाएगा भारत में। इंसान इस बात को समझ नहीं रहा है और वो जब देख ले रहा है कि मैं पानी पा रहा हूँ तो उसका कंजम्पशन इतना ज़्यादा करने लग रहा है कि वो उससे कंट्रोल नहीं लगा पा रहा, वो ये सोच नहीं पा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है इन फ्यूचर में पानी ही ना बचे लैंड में। अभी है तो आप यूज़ कर ले रहे हो भैया, लेकिन आगे कम से कम भविष्य के बारे में सोचो। इसीलिए तो वर्ड लाया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी प्रेजेंट टाइम में जो आप यूज़ कर रहे हैं, किसी का कंजम्पशन कर रहे हैं, चाहे वाटर का हो, लैंड का हो, किसी का भी कंजम्पशन कर रहे हैं, वो आप कंजम्पशन करिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन भविष्य का ध्यान रखते हुए। क्लियर, यानी इन का ध्यान रखते हुए आप उस लैंड का यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना मत कर लीजिए कि भविष्य में आने वाले लोग उससे प्रभावित हो गए, उनके लाइफ पे इफेक्ट डाले। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत अच्छा वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसे वर्ल्ड बैंक ने दिया है और इंडिया ने इस चीज़ों को एक्सेप्ट किया। इंडिया हालांकि इसी पे वर्क कर रहा है कि किसी भी प्रेजेंट टाइम की चीज़ों को हम उतना ही यूज़ करें कि भविष्य के लिए वो कोई नुकसानदेह ना हो पाए। ठीक है, तो वही है कि बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है लैंड का, बहुत ज़्यादा मिसयूज होते हैं रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका यूज़ उतना ही किया जाना चाहिए कि मतलब उससे अपनी ज़रूरतें पूरा हो जाए और इन फ्यूचर के लिए भी वो बेहतर कार्य कर सके। क्लियर, तो आप नोट बना लीजिए इसका। डिफाइन कर दिया है आपका लैंड, डिफाइन कर दिया है आपका लैंड यूज़। नेक्स्ट आपने प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड देखा। नेक्स्ट आपने डिप्लीशन ऑफ लैंड देखा, और डिप्लीशन ऑफ लैंड से किस प्रकार इन्वायरमेंट में किस प्रकार की चेंजिंग हुई, लोगों को किस प्रकार का नुकसान हो रहा है, ये पॉइंट आपने देख लिया। तो जैसा मैंने बता चुका हूँ कि आपका प्री क्वार्टरली एग्ज़ाम फिनिश हो चुका है, आप उसकी जो भी तैयारी किए हो आपको रिजल्ट मिल ही गया होगा। हालांकि मार्क्स में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो तो इन फ्यूचर में हम लोग चेक कर लेंगे। बाकी आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए, और उसकी तैयारी के लिए यहीं से आप टॉपिक स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 1 तो फर्स्ट यूनिट में आ चुका है। अब चैप्टर नंबर 2 से आपको तैयारी करनी है, तो इसका नोट बनाइए अच्छा खासा और आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। नोट बनाने के लिए जैसा आपको बताया ही गया है एडवाइजरी के द्वारा कि आपके पास स्कूल की कॉपी होनी चाहिए। इतना जितना जल्दी हो सके आप जाइए स्कूल से अपनी कॉपी ले आइए और एक एक सब्जेक्ट अपना आप बनाइए। आपके पास एडवाइजरी ने स्कीम भी भेज दिया होगा कि किस प्रकार आपका क्लास चलेगा। तो एसएसटी जो ए लिखा हुआ है वो मेरा क्लास है, यानी अभिषेक, वो मेरा पूरा नाम है, आप जानते ही हैं, अभिषेक कुमार पांडे। तो वो ए मेरा क्लास है, तो मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी क्लास 8 का क्लास लूँगा एसएसटी का। ज्योग्राफी स्टार्ट किया हूँ तो ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर से आपका हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री में कुछ चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया जरूर है, लेकिन उसका मैं नोट तैयार करवाऊंगा, यानी चैप्टर नंबर 3 तक मैंने हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 आपका हिस्ट्री आया हुआ है एग्जाम में, तो मैं चैप्टर नंबर 3 से हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और उसका मैं आपको नोट बनवाऊंगा। यानी पढ़ा तो मैं चुका हूँ आगे तक ना, 5 to 6 चैप्टर मुझे लग रहा है पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री में, लेकिन फिर से आपके चैप्टर नंबर 3 पे आऊँगा और उसका रिवीजन कराते कराते यानी आपको मैं नोट प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है, और कॉपी आपका तभी बन पाएगा जब स्कूल से आप कॉपी को ले आएंगे। इसे जितना जल्दी हो सके स्कूल से जाइए, कॉपी लाइए, क्योंकि क्लास आपका डेली है। बाई चांस आज अगर आप कॉपी नहीं लाएंगे तो कल भी मैं क्लास लूँगा, तो दो, आज 1 पेज है कल 2 पेज हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम पे 3 पेज हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो आप एक साथ सारे सब्जेक्ट को नोट नहीं बना पाएंगे। इसलिए बेहतर है जितना जल्दी कॉपी ले आ पाए उतना जल्दी लेते हैं, तो क्या होगा मेरे साथ साथ आप भी नोट यहाँ पे बना लेंगे और आपके लिए आसान होगा। तो आप ये टॉपिक नोट कर लीजिए, बाकी मैं आपके होमवर्क आपके पास सेंड करता हूँ, होमवर्क आप तैयार करके अपने एडवाइजरी के पास भेजिए। नोट्स बन चुका है तो यही पूरा मत छाप देना, कुछ अपने शब्दों में लिखना, पता चले कि हाँ आपने पढ़ा है, पता चले जो मैंने लिखवाया है इसी को आपने छाप दिया, तो ऐसा मत करिएगा। आप अपने ओन वर्ड्स में कुछ सेंटेंस को लिखिएगा, मैं देखूंगा कि कितने बच्चों ने अपने ओन वर्ड्स में लिखा है उस आंसर को। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं लैंड के कुछ और पॉइंट, अभी डिस्कस करूंगा। चैप्टर आपका बड़ा है तो आराम से पढ़ते हैं एक एक टॉपिक लेके। तो नेक्स्ट टर्म पे आपका मैं लैंड के कुछ पॉइंट डिस्कस करूंगा, वाटर और सॉइल भी नेक्स्ट टर्म पे आपका डिस्कस करूंगा। एग्जाम में क्या हुआ उसको आप भूल जाइए, नेक्स्ट एग्जाम की आप तैयारी कीजिए। नंबर में जो प्रॉब्लम है वो आगे मैं सही कर
भेजा जा रहा है होमवर्क को ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब आप होमवर्क सेंड करके भेजते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका एब्सेंट और उसी के हिसाब से प्रेजेंट लगता है। प्रेजेंट भी 25 मार्क्स का है, इसलिए प्रेजेंट रहना यानी होमवर्क सेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।